जारी। और इंडियन ऑयल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तीय भट्टाचार्य ने कहा, प्रदेश में सभी इकाइयां कर रही हैं काम, लोगों को घर तक सुविधाएं पहुंचाने की जा चुकी है पर्याप्त व्यवस्था। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। समाचार अब विस्तार से। गृह मंत्रालय ने कुछ ऐसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखित में सूचित किया है कि जो अपने मुताबिक जरूरी वस्तुओं और राहत प्रक्रियाओं की सूची तैयार कर रहे थे कि वो समग्र संशोधित दिशा निर्देशों से अलग न जाएं। गृह मंत्रालय ने पत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संशोधित समग्र दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। गृह मंत्रालय ने संबंधित अधिकारियों ने लॉकडाउन की प्रक्रिया का बगैर किसी ढील के सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। केंद्र ने कहा है कि आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत इसकी अनुमति नहीं है। केंद्र ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के विचारों का भी जिक्र किया। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों से सरकार सख्ती से निपटने के लिए एडवाइजरी जारी की है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को भी एक पत्र लिखा है, जिसमें लिखा गया है कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन न होने की स्थिति में लोगों की जान को गंभीर खतरा हो सकता है। गृह मंत्रालय को मिली रिपोर्ट के मुताबिक कई शहरों में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा, सामाजिक दूरी के नियमों को नहीं मानने और वाहनों की आवाजाही की खबरें आ रही हैं। कुछ शहरों में इन नियमों की लगातार अनदेखी हो रही है। इनमें मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, महाराष्ट्र का पुणे और मुंबई, राजस्थान का जयपुर शहर, कोलकाता, हावड़ा, दार्जिलिंग सहित कई शहर शामिल हैं। इन घटनाओं की मॉनिटरिंग करने और समुचित कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार ने 6 मंत्रियों की एक समिति बनाई है, जो स्थिति की समीक्षा कर राज्यों को दिशा निर्देश जारी करेगी और केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस समिति का लक्ष्य लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करना है, जरूरी सामान की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन कराना शामिल है। आज से कई राज्यों में लॉकडाउन के कुछ रियायतें मिलनी शुरू हो गई हैं, लेकिन तेलंगाना, पंजाब और दिल्ली ने कोई भी ढील न देने का फैसला किया है। तेलंगाना में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कैबिनेट में लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंत्रिमंडल ने पास कर दिया। वहीं पंजाब सरकार ने लॉकडाउन में छूट देने का निर्णय वापस ले लिया। राज्य में सिर्फ गेहूं खरीद का कार्य जारी रहेगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उपायुक्तों को सभी जिलों में कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने के साथ ही जरूरी सामानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। और वहीं दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली वालों की जिंदगी को ध्यान में रखते हुए हमने फैसला लिया है कि 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कोई राहत नहीं दी जाएगी। हम विशेषज्ञों के साथ 27 अप्रैल को एक समीक्षा बैठक करेंगे। देश भर में कोरोना वायरस के कुल 17,265 मामले सामने आए हैं, जिनमें 14,175 सक्रिय हैं, जबकि 2,546 मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। कोविड-19 के कारण भारत में अभी तक 543 लोगों की मौत हो चुकी है। हॉटस्पॉट के क्लासिफिकेशन यानी उनके चयन के आधार पर एक नजर डालते हैं। रेड जोन यानी ऐसे जिले जहां कोविड-19 की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है, यानी इन जिलों से कोरोना महामारी की सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। ऐसे जिले यहां डबलिंग रेट 4 दिन से कम है, उन्हें भी कोविड-19 हॉटस्पॉट या रेड जोन में शामिल किया गया है। डबलिंग रेट यानी मामलों के दोगुने होने की दर हर सोमवार को पिछले 7 दिनों की गणना के आधार पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। चिन्हित रेड जोन या हॉटस्पॉट में निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन होगा और अगर अगले 14 दिनों में यहां कोई मामला सामने नहीं आता है तो रेड जोन को ऑरेंज जोन में बदल दिया जाएगा। यदि 28 दिन तक किसी हॉटस्पॉट में कोविड-19 का कोई मामला सामने नहीं आता है तो यह ग्रीन जोन में बदल जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 या उससे अधिक कोरोना पॉजिटिव केसेस वाले जनपदों में लॉकडाउन व्यवस्था को पूरी तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन के नियमों तथा सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि कोटा, राजस्थान से प्रदेश वापस लौटे सभी बच्चों को होम क्वारंटाइन में रखा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि इन बच्चों द्वारा आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के बाद ही उन्हें घर भेजा जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में सुरक्षा चक्र न टूटने पाए, इसके लिए पूरी सतर्कता बरतना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पुलिस बल और पूरी मेडिकल टीम को हर हाल में संक्रमण से सुरक्षित रखा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि पुलिसकर्मी सुरक्षा के उपकरण लगाकर ही ड्यूटी पर जाएं, मास्क, दस्ताने और शील्ड का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करें।
कोविड-19 के रोगियों में के उपचार में लगे डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मियों को प्रत्येक दशा में संक्रमण से बचाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन राजकीय मेडिकल कॉलेजों में कोविड-19 के सैंपल की टेस्टिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां टेस्टिंग लैब स्थापित की जाए। राजकीय मेडिकल कॉलेज विहीन मंडल मुख्यालय के जिला चिकित्सालय में टेस्टिंग लैब स्थापित की जाए। चिकित्सा कर्मियों के कोविड नियंत्रण, प्रशिक्षण एवं अस्पतालों में संक्रमण से सुरक्षा के सभी उपाय करते हुए इमरजेंसी सेवाओं का संचालन प्रारंभ किया जाए। इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक एवं उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख उत्तीय भट्टाचार्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सभी गैस एजेंसियां और पेट्रोल पंप खुले हुए हैं। इनमें 800 पेट्रोल पंप, 4000 गैस एजेंसी, 26 बॉटलिंग प्लांट, 11 टर्मिनल और 24 डिपो काम कर रहे हैं। मथुरा रिफाइनरी भी पूरी क्षमता के साथ उत्पादन कर रही है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों के खाते में सरकार द्वारा पैसे भेजे जा चुके हैं। जो भी कनेक्शन धारक गैस बुक कराए वो खाली सिलेंडर और पैसा डिलीवरी मैन को उपलब्ध करा दें। गैस की कोई भी कमी नहीं है। कंपनी ने काम करने वाले कर्मचारियों के लिए मास्क, सैनिटाइजर और भोजन की व्यवस्था की है। इसमें ड्राइवर और कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी शामिल हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी, ये दोनों के खूब करीब की चीज़ है। और हर ऑयल कंपनी, स्पेसिफिकली इंडियन ऑयल, हम लोग हमारे चेयरमैन श्री संजीव सिंह साहब के तत्वावधान में हम लोग ये देखते हैं कि हर उजाला बेनिफिशियरी का घर में एलपीजी पहुँचे। अभी का समय देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में हर पीएमईवाई बेनिफिशियरी का अकाउंट में, उनकी जो बैंक अकाउंट हमारे साथ जुड़े हुए, आधार के साथ जुड़े हुए हैं, हर बैंक अकाउंट में 1 सिलेंडर की पैसा पहले से ही भेज दिया गया है। और ये पैसा से हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर और डिलीवरी बॉय जाके उनको फ्री में रिफिल देंगे। वो पैसा हम वहाँ से उनको उठा के हमको दे दिया जाएगा और हम उनको फ्री रिफिल देंगे। और ये हम बखूबी से निभा रहे हैं। जानिए कि टोटल उत्तर प्रदेश में टोटल 145 लाख ऐसी पीएमओ बेनिफिशियरी है। उन सभी का घरों में हम पहुंचाएंगे और सबको हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई घर से बाहर ना आए, हम घर तक पहुंच के देंगे। प्रदेश में 27 जिलों को छोड़कर शेष जिलों में सरकार के निर्देश पर कुछ गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी गई है। इनमें कृषि, फूड प्रोसेसिंग, ग्रामीण उद्योग समेत कई कार्यों को संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य है। जहां भी इसका पालन नहीं होगा वहां अनुमति वापस लिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ में लगातार बढ़ रहे मामलों के कारण यहां पहले जैसा ही लॉकडाउन का पालन होता रहेगा। जिन जिलों में 10 या 10 से अधिक कोरोना संक्रमित व्यक्ति हैं वहां भी लॉकडाउन नहीं खोला जाएगा। प्रदेश में भी आज से 27 जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में लॉकडाउन खोलने की परिस्थितियां बन रही हैं। मुख्यमंत्री ने कल सभी जिलाधिकारियों से बात की और कहा कि जहां हॉट स्पॉट हैं उनको छोड़ के और जिन जिलों में 10 या 10 से अधिक मरीज हैं उनको छोड़ करके ये जिले खोल दिए जाए। इसमें फूड प्रोसेसिंग है, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में काम है, कुछ इंडस्ट्रियल काम है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें बंद रहेंगी। बड़े मार्केट बंद रहेंगे, बड़ी दुकानें बंद रहेंगी, शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे, व्यवसायिक जितने बाकी का चीज़ें हैं वो बंद रहेंगी। और लखनऊ में लगातार लॉकडाउन की स्थिति चलेगी, इसलिए कि जिलाधिकारी ने इसके निर्देश दे दिए हैं कि लखनऊ के करीब 14 हॉट स्पॉट सेंटर जो हैं जिनमें अभी तक मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में लखनऊ नहीं खोला जाएगा। लेकिन 27 जिलों को छोड़ करके अवध के क्षेत्र में सीतापुर को छोड़ करके बाकी सारे जिले खोले जा रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन लोग लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसके निर्देश दिए गए हैं। कुछ ढील का फायदा तभी मिलेगा जब लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, अन्यथा ये सुविधाएं भी वापस ली जा सकती हैं। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ रामेन सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। 2 दिन में श्रम मंत्रालय में 2000 मजदूरों की शिकायतें आई हैं। इन शिकायतों में अधिकतर शिकायतें वेतन न देने और नौकरी से निकालने की हैं। इन सब शिकायतों से निपटने के लिए मंत्रालय ने प्रदेश सरकारों को नोडल अफसर नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। अब हर प्रदेश में एक नोडल बनाने को कहा गया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि ये नोडल अधिकारी श्रमिकों की समस्या का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में ही
श्रमिकों को रोजगार दिलाने के प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर विचार विमर्श किया। पर एक समस्या भी तत्काल आई है कि अड़ोस पड़ोस हमने परसों देश के सारे श्रम मंत्रियों को पत्र लिखे थे कि भाई अपने क्षेत्र की समस्याओं को देखें और उनकी एक चिंता करें। और हमने श्रम मंत्रालय की ओर से एक व्यवस्था बनाई है। देश में 20 स्थानों पर अपने विभाग के संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया है कि वो लेबर कोई सा भी है उसकी समस्या को सुने और हम एक समय की सीमा में उसका निस्तारण करें, क्योंकि आने वाले समय में मजदूरों की समस्याएं ज़्यादा आएंगी। तो उन परसों से हमने काम शुरू करा है। कल शाम तक करीब 2000 शिकायतें हमारे पास आ गई थी और उसमें अधिकांश शिकायतें वे थीं जिनका सीधा संपर्क राज्य सरकारों से है। तो राज्य सरकारों को हमने जोड़ने का काम करा है कि राज्य सरकारों से ये भी कहा है कि हर राज्य जो है अपने यहाँ एक लेबर मंत्रालय की तरफ से किसी अफसर को जिम्मेदार बनाए, नोडल अफसर बनाए, उनकी समस्या सुने और हम उनका निस्तारण कैसे करें। हमने अपनी ओर से एक सूचना दी है कि मजदूर से काम हो या ना हो, पर मार्च और अप्रैल का वेतन देने की बात एम्प्लॉयर से दिलवाने की जाए और उसको एक सही ढंग से लागू किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का आज लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मुख्यमंत्री के पिता के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री के पिता के निधन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित समेत तमाम लोगों ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। मुख्यमंत्री ने अपने पिता के अंतिम समय पर पास न होने का दुख जताते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते वो अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे और अपनी मां और परिवार के सदस्यों से अपील की है कि अंतिम संस्कार में कम से कम लोग शामिल होकर लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। संयुक्त अरब अमीरात फतवा काउंसिल ने कोविड-19 के साए में इस साल शुरू होने जा रहे रमजान के रोजों पर 5 फतवे जारी किए। काउंसिल ने कहा कि जो लोग स्वस्थ हैं उनके लिए रोजा रखना अनिवार्य है, लेकिन वायरस के लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर अगर कहते हैं रोजा रखने से हालत खराब हो सकती है तो कोविड-19 के मरीज को उपवास रखने की जरूरत नहीं है। फतवे के अनुसार चिकित्सा कर्मियों को भी ड्यूटी के दौरान उपवास करने की इजाजत नहीं है। यूएई फतवा काउंसिल ने यह भी कहा कि मान्यता प्राप्त इस्लामिक सिद्धांतों से सभी सहमत हैं कि यह बीमार व्यक्ति के लिए स्वीकार्य है कि वह उपवास न करें। तरावी नमाज और मस्जिद परिसर के बाहर नमाज अदा करने के विषय में काउंसिल ने व्यवस्था दी कि मौजूदा स्थिति में घर में व्यक्तिगत रूप से नमाज अदा की जा सकती है। और सेहत के एतबार से जो है अलग अलग रहने की, मस्जिदों को बंद करने की, रमजानुल मुबारक के महीने में हुकूमत या दुनिया का कोई आदमी आपको रोजे रखने से नहीं रोक रहा, आपको नमाज पढ़ने से नहीं रोक रहा, आपको किसी चीज से नहीं रोक रहा। सिर्फ आपको रोक इससे रहे हैं कि आप जमा कहीं ना हो, गैदरिंग ना करें, आप सोशल डिस्टेंस रखें। कुछ जो इंतजाम किया गया है वो हमारी ही भलाई के लिए है और कुछ लोग इस तरीके से सोच रहे हैं कि हो सकता है कि सरकार की तरफ से हमारे ऊपर कोई प्रेशर डाला जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। इसी वबा से बचने के लिए कि हम भी सेफ रहें और दूसरे भी सेफ रहें। कि जो ये बीमारी फैली हुई है इसके अंदर खास करके गवर्नमेंट ने और जहाँ के हमारे यहाँ के मीडिया ने और सब ने जो है ये कहा है कि इसमें इनफरादी तौर ही रहा जाए और अपने घरों के अंदर ही रहा जाए। और रहा मसला नमाज का और दीगर इबादत का, तो इसके अंदर तो बेहतर सबसे मैं तो ये कहूँगा कि नमाज हो या कोई भी इबादत हो मजमूई तौर पे इकट्ठा होकर वो ना की जाए और इनफरादी तौर पे वो अपने अपने घरों के अंदर ही जो है उसका पालन किया जाए और उसको देख रेख जो है अपने घरों के अंदर ही तक महदूद रह जाए। वाराणसी के सिगरा थाना अंतर्गत लल्लापुर चौकी के पितरकुंडा मोहल्ले में एक सुपारी व्यवसायी कोरोना संक्रमित पाया गया है। वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीबी सिंह ने बताया कि बीएचयू में उसका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान हुए टेस्ट में वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उसकी उम्र लगभग 75 वर्ष है। वो यह शुगर और अन्य बीमारियों से भी पीड़ित है।
पूर्व में दिल्ली से इलाज करवा कर आए थे। इनकी कोई ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, लिहाजा इनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय में आइसोलेट कर दिया गया है और पूरे इलाके को सील कर सबकी थर्मल स्कैनिंग कराई जा रही है। इसके अलावा क्षेत्र में छिड़काव कराकर पूरे इलाके में पुलिस तैनात कर दिया गया है। इस नए कोरोना हॉटस्पॉट को मिलाकर वाराणसी में 6 हॉटस्पॉट हो गए हैं। सिगरा थाना अंतर्गत लल्लापुर मोहल्ले के पितरा कुंडा वाराणसी का 6वां हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया है। पितरकुंडा क्षेत्र में एक सुपारी के व्यवसायी मिस्टर विजय कुमार को बीएचयू में भर्ती के दौरान टेस्ट हुआ था और उसमें इनको कोरोना पॉजिटिव मिला है और इनकी कोई विशेष ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो पता चला कभी ये दिल्ली में इलाज कराने गए थे, उसके बाद फिर ये अपना एक प्राइवेट अस्पताल में इनका दिखाने गए हुए थे। इनको कुछ तबीयत खराब थी, बाद में इन्होंने कुछ शंका बस इनको बीएचयू में रेफर किया, वहाँ पे जांच इनकी हुई और ये वहाँ पे इस समय आया क्वारंटाइन वार्ड में एडमिट थे। बिल्कुल स्थिति इनकी स्थिर है। 75 वर्षीय है। इनको लंबे समय से शुगर और हार्ट की बीमारी चल रही थी, एकदम कंट्रोल्ड है और उस क्षेत्र में इनके परिवार के सभी सदस्यों को और इनके जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हिस्ट्री के लिए टीम काम कर रही है और उनके घर के लोगों की सैंपलिंग ले ली गई है। जो कॉन्टैक्ट में इनकी ट्रेसिंग होगी सबकी सैंपलिंग ले ली जाएगी और हमारी टीमें पूरी तरह से सक्रिय हैं। तबलीगी जमात में शामिल लोगों की सूचना देने पर जौनपुर के जिलाधिकारी ने इनाम घोषित किया है। जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि खुफिया विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में तबलीगी जमात में कुछ लोग शामिल थे और वे जौनपुर में भी आए हैं। अब तक 46 लोग ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो शेल्टर होम में क्वारंटाइन में हैं और इनमें से 2 लोग कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति अभी भी छिपा हुआ है तो कृपया स्वतः ही डीएम के मोबाइल पर या संबंधित थाने पर जाकर थानाध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से फोन करके या व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दे दे, जिससे कि प्रशासन उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराकर और उनका नमूना लेकर जांच कराने के लिए कार्रवाई कर सके। उन्होंने कहा कि अगर कोई सूचना नहीं देगा और वह पकड़ा जाएगा तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने जनसामान्य से भी अपील की कि उनके संज्ञान में अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो तो मेरे मोबाइल पर उसकी गोपनीय तौर पर जानकारी देने का कष्ट करें। उनकी गोपनीय जानकारी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और सही सूचना देने वाले को 5,100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो हम लोग सतर्क रखना है, ठीक है। जान है तो ये भी ध्यान रखना है। सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी खाने पीने की, सामान सब हम भिजवाएंगे यहाँ पर। देखिए, मैंने और कप्तान साहब ने मिल करके सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया था कि कोई भी जमात का आदमी कहीं छुपा हो उसे ला करके उसको शेल्टर क्वारंटाइन में रखा जाए और उसका जांच पड़ताल कराई जाए। अभी 46 ऐसे हमारे तबलीगी जमाती चिन्हित हुए थे जिनको सबका हमने शेल्टर होम में ला करके स्वास्थ्य परीक्षण कराया और उनके सैंपल लिए। उन 46 में 2 लोगों के सैंपल जो है वो पॉजिटिव आए थे और 44 लोगों के सैंपल निगेटिव आए थे। पहला तो निर्णय हमने आज ये किया कि बनारस में जो घटना हुई है उसको देखते हुए कि इन तबलीगी जमातियों का एक बार दोबारा सैंपल लेकर के जाँच करा। दूसरा ये है कि कहीं भी अगर अभी भी कोई तबलीगी जमाती छिपा हुआ तो उसकी लोग वो स्वयं जानकारी मुझे मेरे मोबाइल पे दे दे या संबंधित थाने पे जा करके खुद ही रिपोर्ट कर दे कि मैं हूँ, तो मैं उसका जो है शेल्टर होम में रख करके उसकी जांच पड़ताल करा लूँ, उसका सैंपल करा लूँ। किसी भी व्यक्ति को संक्रमण फैलाने की अनुमति नहीं है। अगर कोई संक्रमण फैलाएगा तो इस तरह उसको जो है धारा 302 में भी उसके खिलाफ FIR हम दर्ज करेंगे। साथ साथ कोई भी व्यक्ति इस तरह का अगर किसी की भी संज्ञान में है और मुझे गोपनीय सूचना दे सकता है तो उस सूचना के आधार पर अगर वो व्यक्ति पाया गया, उसकी शिकायत सही पाई गई, सूचना सही पाई गई, तो 5100 रुपए का नगद पुरस्कार हम लोग उसको देंगे। पुलिस जहां सड़कों पर एक और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है, वहीं सामाजिक दायित्वों की भी जिम्मेदारी निभा रही है। और यह कि फफूंद थाने में तैनात इंस्पेक्टर संजय सिंह राठौर ने कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की सेवा के लिए अपने 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री कोरोना फंड में दान कर दिया है। वहीं समाज में जाकर कोरोना से बचाव के तरीकों के साथ लोगों को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जनपद अलीगढ़ में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आज से राशन कार्ड धारकों को अगले 3 महीनों तक प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया जा रहा है।
जिले में लगभग 6 लाख कार्ड धारक हैं। राशन डीलर का कहना है कि लॉकडाउन के चलते शारीरिक दूरी का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए सुबह 6 बजे से उपभोक्ताओं के रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं और फिर उनके नंबरों पर फोन कर उन्हें मुफ्त चावल वितरित किए जा रहे हैं। वहीं लाभार्थियों का कहना है कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे 4 यूनिट पर 20 किलो राशन मिला है सरकार की तरफ से, बिल्कुल मुफ्त। यही 3 महीने तक हमको राशन मिलेगा। सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया सरकार का जो हमें राशन दे दिया फ्री मुफ्त, बिल्कुल 3 महीने तक। 25 किलो चावल फ्री में दिए हैं। काम धंधा चलना रहा, इस वजह से फ्री में राशन मिल रहा है। 4 मेंबर हैं, 20 किलो चावल मिले। सरकारियों से लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए कोई काम है नहीं है, इसलिए सरकार ने 20 किलो वो लॉकडाउन की वजह से 20 किलो चावल मुफ्त दिए। कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 1 यूनिट पे 5 किलो फ्री चावल का वितरण हो रहा है और हम लोग प्रधानमंत्री जी के आग्रह से जो लॉकडाउन की प्रक्रिया आज पूरे देश में चल रही है, उसके लिए हम सुबह 5 बजे से आके 7 बजे तक यहाँ पे टोकन की व्यवस्था हमने करी है और उनके मोबाइल नंबर हम कलेक्ट कर लेते हैं। सोशल डिस्टेंस 1 बाय 1 में उनको फ़ोन करके एक एक करके हम बुला रहे हैं और उनको फ्री में चावल का वितरण हो रहा है। केंद्र सरकार ने हापुड़ में किसान सम्मान निधि योजना में किसानों के खातों में 2000 रुपए भेजकर किसानों की मुश्किलों को दूर करने का काम किया है। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मिले 2000 रुपए से किसानों ने बीज, खाद व अन्य आवश्यक वस्तुओं के अलावा घर खर्च भी चलाया है। किसान सम्मान निधि योजना पाकर किसानों के चेहरे पर मुस्कान छाई हुई है। किसानों ने केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल सी घड़ी में सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इसके साथ ही किसान खेती करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार के निर्देश का पालन करते हुए चेहरे पर मास्क और अंगोछा बांधकर खेती कर रहे हैं। 2000 रुपया जो गवर्नमेंट की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से हमें दिए गए हैं, उससे हम अपना गुजर बसर कर रहे हैं। हमारा खर्चा बढ़िया चल रहा है। इस टाइम फिलहाल खाद बीज ले आए हैं, अपना बो दिया है खेत वेत, और जो भी अगली फसल बोई जाएगी और वो भी अच्छी तरीके से बोई जाएगी। प्रधानमंत्री के द्वारा किसान सम्मान निधि में जो पैसे दिए जा रहे हैं, उनसे हम अपना खर्चा चला रहे हैं। लॉकडाउन के वजह से परेशानी आने की संभावना थी, लेकिन नहीं आ रही है और केवल हम फसल का देखने काटने तक ही गांव से, घरों से निकलते हैं, उसके बाद में अंदर ही रहते हैं। लॉकडाउन का पूरा वो लोग के अनुसार जाते हैं और खेत पर काम करने के बाद में वापस घर आ जाते हैं, अंदर ही रहते हैं। ये जो लॉकडाउन लगा था, इससे ये लग रहा था सबको अकबर किसान का काम कैसे लगा, कैसे सरकार का इतने जो ये किसान सम्मान निधि का जो 2-2 हज़ार रुपये का किस्त दिए हैं, इससे किसान का कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो हम निराश हो गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो हमें खाते में जो है हमें तुरंत ही लॉकडाउन के बाद में जो हमें 2-2 हज़ार रुपये की जो मदद करी है, उससे हम जो है अपना थोड़ा थोड़ा खर्चा चला के बीज, खाद, पानी वो हम ले आए हैं, ताकि हमारी अगली जो फसल है वो भी हमारी सही समय पे बो जाएगी, उसका रोपण किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी को जो हम खासकर धन्यवाद देना चाहते हैं, मुख्यमंत्री साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं। मुजफ्फरनगर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील जनमानस को छूती दिखाई दे रही है। जनता प्रधानमंत्री राहत कोष में 7 करोड़ और मुख्यमंत्री राहत कोष में 1.5 करोड़ रुपए जिला प्रशासन के माध्यम से जमा करा चुकी है। वृद्धाश्रम में रहने वाली कमला ने अपनी समस्त जमा पूंजी प्रधानमंत्री राहत कोष में देकर देशभक्ति की मिसाल कायम की है। कमला बेसहारा है और वृद्धाश्रम में रहकर जीवन व्यतीत कर रही हैं। उसकी आय का एकमात्र साधन सरकार से बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन है। उसने पेंशन का पैसा एकत्र कर 21,000 जुटाए थे, जो जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए दे दिए। कमला ने बताया कि भोजन उसे आश्रम से मिल जाता है, वो पैसे का क्या करेंगी, यह देश के लिए काम आ जाएगा। राहत कोष में कुछ प्रधानमंत्री को कितने पैसे दिए? 21,000। जो हमें पेंशन मिलती है बेटा, खर्चा तो वहाँ से चलता है आश्रम से जी। और जो हमारी पेंशन इकट्ठी होती है वो हमने इकट्ठा कर रखी थी, तो हमारा मन आया कि समाज के लिए भी कि सब इसमें सहयोग करें, सब मिलकर एक साथ
इसका पालन करें जो प्रधानमंत्री ने नियम बनाए हैं। कोरोना वायरस से जहां देश में लॉकडाउन है और लोग घरों से निकल भी नहीं रहे हैं, ऐसे में उन लोगों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वरदान साबित हो रही है जिनके घर के लोग काम पर नहीं जा पा रहे हैं। जालौन में महिलाएं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क मिलने वाले गैस सिलेंडर से बहुत खुश हैं। महिलाओं का कहना है कि प्रधानमंत्री की ऐसे वक्त में फ्री सिलेंडर की सहायता उन सभी के लिए उपयोगी साबित हो रही है और महिलाएं प्रधानमंत्री का धन्यवाद देते नहीं थक रही हैं। महिलाओं का यह भी कहना है कि उज्ज्वला योजना में मिलने वाले गैस सिलेंडर ने उनकी जिंदगी ही बदल दी है। अब उन्हें किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। पहले चूल्हे पे बनाती थी, अब फ्री वाला प्रधानमंत्री ने दिया, मोदी ने दिया सिलेंडर, उस पे ही बनाते हैं। पहले ईंधन मींधन जोड़ते थे, परेशान होते थे, धुआं लगता था आंखन में। अब जी फिर फ्री वाला मिल गया सिलेंडर, अब खुश हैं। खाना अच्छी जल्दी बनाने लगे, पहले हमें धुआं लगा तो। और अब मोदी जी की ऐसी बढ़िया मेहरबानी भाई कि हम अच्छे हैंगे, सुविधा में हैंगे। और पहले चूल्हे में बनाते थे तो धुआं के मारे बहुत परेशान थे, आंखें फूट गई हमारी। अब हम बहुत सुखी हैंगे। जब से कहना कि मोदी जी ने सिलेंडर बांटे, जब से धुआं नहीं लग रहा, जो हर खेत को बंद होगा, बहुत अच्छा काम कर रहा है मोदी जी। और का है, मोदी जी ने अच्छा काम किया है कि सिलेंडर हमको मिल गया है। खाना आना बनाने में अच्छी सहूलियत हो रही है, बनाओ कि धुआं नहीं होता। मोदी जी के धन्यवाद। जो परेशानी होते थे बूढ़े आदमी, हम हमारे घर से भी बूढ़े आदमी हैं, तो सिलेंडर मिल गया, उससे लाभ है सरकार की तरफ से। फतेहपुर जिले में मलवा गांव में गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब और कमजोर वर्ग की महिलाओं की सहूलियत के लिए 3 महीने तक मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार का साधन नहीं होने के कारण लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार इनकी मदद के लिए आगे आई है। केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत हितग्राहियों को 3 महीने तक निःशुल्क गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोग सरकार के इस फैसले से बेहद खुश हैं। अगले माह के लिए इनके खातों में अग्रिम राशि डाली जा रही है। इस राशि के माध्यम से ये लोग अगले माह का सिलेंडर खरीद सकते हैं। मोदी ने दिया नहीं गैस, चूल्हे में बनाती रही हैं। अब आँखी बनी है तो बहुत परेशानी, धुआं लगता रहा है। ये गैस मिल लाभ है कि काम। इसके तहत एक कलाकार को यमराज की वेशभूषा में सड़कों पर घुमाया जा रहा है। यमराज बना यह व्यक्ति, तुम अपने घरों से बाहर निकले तो कोरोना यमदूत आपको यमलोक में ले जाएगा, और इसलिए घरों में रहो और सुरक्षित रहो। पुलिस का यह प्रयास है। जनपद में 24,000 मीट्रिक नाही किसानों को केंद्र तक आने में किसी तरीके की परेशानी हो। गेहूं खरीद केंद्र में कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। चयन किया गया है। किसान सरकार द्वारा बताए खेत में खड़ी गेहूं की फसल में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई। आग की सूचना पर आसपास के ग्रामीण जब तक खेत पहुंचे तब तक गेहूं की फसल पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। पीड़ित महिला ने कहा कि गेहूं की फसल में आग लग जाने से हम लोग बर्बाद हो गए हैं। वहीं अन्य पीड़ित किसानों का कहना है कि बिजली की शॉर्ट सर्किट से गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। शासन से मदद की उम्मीद है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। Armed forces are working round the clock, but there are also those whose contributions may not be apparent to most, but are significant in creating awareness in the fight against COVID-19. Today,